हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं और उसका आंसर मैं ही करूंगा। तो सवाल यह है कि क्या बच्चे जो देर से रोए या जिनको एस्फिक्सिया हुआ उनमें सेरेब्रल पाल्सी का खतरा रहता है कि नहीं रहता है। बहुत कन्फ्यूज़न है। जब भी ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे देर से रोए हैं तो वो बहुत कमेंट्स करके पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ओपीडी में भी आते हैं, परेशान रहते हैं कि सर सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे जब भी देखे हैं तो बहुत भयावह दृश्य दिखता है उनकी आंखों के सामने। कहते कि हम बड़े चिंतित हैं कि हमारे बच्चों में इस प्रकार की कोई समस्या तो नहीं होगी, और भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं समाज में कि देर से रो गया है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस बताता हूँ जो कि हमारी नियोनेटोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है, काफ़ी फेमस टेक्स्ट बुक है जिसको क्लोहार्टी बोलते हैं, इसका अभी नोवा एडिशन चल रहा है। उसमें बहुत क्लियरली बोला गया है कि मोस्ट सीपी मतलब कि बहुत से सेरेब्रल पाल्सी आर नॉट रिलेटेड टू पेरेंटल एस्फिक्सिया, ठीक है ना, एंड मोस्ट पीए डज नॉट कॉजेज सीपी, मतलब कि सेरेब्रल पाल्सी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पेरेंटल एस्फिक्सिया और पेरेंटल एस्फिक्सिया डज नॉट कॉजेज ओनली सीपी। तो अब आपको एक कहनी चाहिए कि सेंटेंस से कुछ रिलैक्सेशन मिला होगा कि अगर बच्चा देर से रो रहा है तो जरूरी नहीं कि सीपी होगा ही। इसकी एक बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम है। तो जब मैं डिस्कस करूं तो शुरुआती में हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि जैसे कोई बच्चा देर से रोता है तो 100 में से 20% मॉर्टेलिटी तो वैसे ही है, मतलब 100 में से 20 बच्चे तो डेथ हो जाती है जो बच्चे देर से रोए। इसके बाद न्यूरो डेवलपमेंटल सिक्वेली, जिसका सीपी एक मात्र छोटा सा पार्ट है, वो जो भी बच्चे बचे उनमें 30% हो सकती है, मतलब 20% तो डेथ हो गई, उसमें से जो 70% है, 70% में से मात्र 30% में ही न्यूरो डेवलपमेंटल सिक्वेली होती है। और अगर मैं स्पेसिफिक आउटकम की बात करूं तो उसमें जैसे जो भी बच्चे देर से रोते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकतम जो समस्या होती है वो होती है सीजर्स की, एपिलेप्सी होती है। इसके बाद होती है मेंटल रिटार्डेशन मतलब कि मानसिक मंदता। इसमें भी ग्रेडिंग है, ऐसा नहीं है कि मेंटल रिटार्डेशन मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा सीवियर समस्या। इसमें माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है एंड प्रोफाउंड होता है। तो माइल्ड वालों में तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा समस्या होती भी नहीं है। इसके बाद होता है सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी भी 3-4 प्रकार की होती है। किसी किसी में हेमीप्लेजिया होता है, किसी किसी में पैराप्लेजिया होता है, किसी किसी में क्वाड्रिप्लेजिया होता है, किसी किसी में टोन की एब्नॉर्मलिटी है जैसे कि स्पास्टिसिटी हो रही है। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीज है, मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और अगर यही इंसिडेंस जब मैं जनरल पब्लिक से डिस्कस या कंपेयर कर रहा हूँ तो जिनको कुछ भी नहीं है उनमें भी 0.2% सीपी के चांसेस होते हैं। तो एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर मेरा बच्चा देर से रोया है तो उसको सेरेब्रल पाल्सी का खतरा रहेगा। संभावना है लेकिन ऐसा नहीं कि होगा ही। अब इसको हमें मान के चलो कि स्पेसिफिक आउटकम को देखना है कि किस हिसाब से हम इसको जज करें, किन बच्चों में होगा किन बच्चों में नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे में एंसेफेलोपैथी तो नहीं थी। एंसेफेलोपैथी मतलब उसका जो कॉन्शियसनेस का लेवल था वो कैसा था। तो इसको जब हम डॉक्टरी भाषा में या थोड़ा मेडिकल फील्ड में जब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो 3 स्टेजिंग होती हैं HIE की, हाइपोक्सिक इश्चेमिक एंसेफेलोपैथी की। उसमें एक स्टेज है लेवाइन स्टेजिंग, एक होती है थॉमसन स्टेजिंग और एक थोड़ा डिटेल में है सारनाथ स्टेजिंग। खैर हमें उस स्टेजिंग की तो मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख लेना। उसके स्टेजिंग के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। हमें सिर्फ ये देखनी है कि उन स्टेजिंग के बाद अगर हमारे बच्चे को डॉक्टर ने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, या तो माइल्ड HIE या HIE1, दूसरा होता है HIE2 या मॉडरेट HIE, तीसरा होता है HIE3 और सीवियर HIE, या बोल दिया जिसमें सीवियर या ज़्यादा समस्या है। तो ये बोला जाता है कि जो स्टेज 1 वाले बच्चे हैं जिनमें HIE1 है या माइल्ड है तो 98 to 100% ऐसे बच्चों में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। वो न्यूरोलॉजिकली उनका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल बच्चों जैसा होता है। फिर एक होता है HIE2 स्टेजिंग, जिसमें ये बोला जाता है कि जो मॉडरेट वाले बच्चे हैं तो लगभग 20 से 30% बच्चों में तो डेथ हो जाती है, और जो बचे हुए 10 से 20% हैं उनमें माइनर सी समस्या रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ये मॉडरेट वाले कौन से होते हैं? जिनको झटके आ गए। अगर बच्चा देर से रोया और बच्चों में झटके हैं तो ये मॉडरेट वाली कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें सीवियर है, जो बच्चे एकदम सुस्त पड़े हुए हैं, जिन बच्चों में दिक्कत लंबे समय तक चल रही है, झटके आए हैं, लगातार झटके बने हुए हैं, तो ऐसे बच्चों में ये बोला जाता है कि 80% ऐसे बच्चे डेथ हो जाते हैं, और जो 20% है उसमें न्यूरोलॉजिकल सिक्वेली बहुत ज़्यादा होती है।
अब जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के बीच में जो मॉडरेट वाले हैं, जो थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया, मैंने पिछले वीडियो में आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया का बहुत अच्छा रोल है मॉडरेट वाले बच्चों। इसके बाद ये देखा जाता है कि सीजर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि HI2 में सीजर्स हो रहे हैं। अगर बच्चों को सीजर्स आ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि अगर हमारे बच्चे जो देर से रोया उसको 12 घंटे के अंदर सीजर आ गए, मतलब उसमें जो सिक्वेली है वो ज़्यादा हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल सिक्वेली या न्यूरोलॉजिकल जो आउटकम है उनमें ज़्यादा समस्या होती है। और इनमें CP की समस्या भी ऐसे 70 से 80% बच्चों में ऐसी CP मतलब सेरेब्रल पाल्सी का खतरा बना रहता है। तो उसके लिए हमें एकदम विजिलेंट रहना है और टाइम टू टाइम जो भी इलाज है, जो भी उसकी थेरेपीज हैं वो करानी पड़ेंगी। इसके बाद ये देखा जाता है कि न्यूरो इमेजिंग, मतलब कि न्यूरो इमेजिंग में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी हम लोग क्या करते हैं, जब भी बच्चे आते हैं जो भी देर से रोए हैं उनको दूसरे तीसरे हम लोग सोनोग्राफी करके देख लेते हैं कि बच्चे के जो ब्रेन में है सूजन तो नहीं है, बच्चे के कोई भी पार्ट में कोई एस्फिक्सिया का असर तो नहीं हुआ है, ये देख लेते हैं। इसके बाद EEG होती है, जिस EEG बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जैसे आपने सुना होगा ECG होता है दिल के लिए, एक होता है EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। उसमें ये बोला जाता है कि एक AEEG होता है, ऑगमेंटेड EEG। अगर इसमें स्लीप वेक साइकिल 36 आवर्स के अंदर नॉर्मल हो रहा है तो बच्चे की आउटकम बहुत अच्छी होती है, ऐसे बच्चे बड़े जल्दी रिकवर कर जाते हैं। फिर अगर बच्चों को मान के लोग समस्या बनी हुई है तो हम लोग MRI भी कराते हैं ऐसे बच्चों में। तो आइडियली ये बोला जाता है कि अगर मेरे को एक सिंगल MRI करानी है HIE वाले बच्चों की, तो ये MRI हम लोग 10 से 14 दिन के बीच में प्लान करते हैं। और उसमें ये देखते हैं कि अगर कॉर्टेक्स, मतलब कि जो हमारा ब्रेन है, पूरा ब्रेन में अलग अलग पार्ट हैं। कुछ ब्रेन का पार्ट बोलता है बोलना है, कुछ ब्रेन का पार्ट का काम है सुनने का, कुछ ब्रेन का पार्ट है जो मोटर एक्टिविटी होती है वो करने के लिए, कुछ सेंसरी एक्टिविटी के लिए होती है। मतलब ब्रेन पूरा कहना चाहिए मास्टर है हमारी पूरी बॉडी का। तो उसमें ये देखते हैं कि कौन से पार्ट में किस प्रकार से HIE की दिक्कत हुई है, मतलब कि कौन से पार्ट में ऑक्सीजनेशन या ब्लड फ्लो कम गया है, वो पार्ट अफेक्ट होता है। और अगर ये देखा गया है कि कॉर्टेक्स या सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, मतलब कि कॉर्टेक्स के अंदर में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डैमेज हुए हैं, तो ऐसे बच्चों में मोटर समस्या, मतलब जो मोटर मतलब कि टोन वाली समस्या या चलने फिरने की समस्या हो सकती है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनमें डिस्क्रीट से लीजन है या पैरासाजाइटल वाटरसेट जोन में लीजन्स पाए गए, थोड़े थोड़े से हैं, तो ऐसे बच्चों में माइल्ड सा इम्पेयरमेंट होता है, ज़्यादा समस्या नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ बताऊंगा, आपको जान के हैरानी होगी, CP वाले जो बच्चे रहते हैं उनमें मोटर समस्या ज़्यादा है। उनका जो दिमाग है वो पूरा काम करता है, नॉर्मल बच्चों जैसा ही काम करता है। वो सुनते भी हैं, वो बोलने का प्रयास भी करना जानते हैं, वो हर चीज़ को समझते भी हैं, बस उनकी जो समस्या है मोटर समस्या है, स्पास्टिसिटी है मान के चलो। तो ये जो थेरेपीज़ होती हैं, फिजियोथेरेपी होती है, तो डिफरेंट थेरेपी से ये सब बहुत अच्छे से रिकवरी होती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे ख्याल से आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ लाभान्वित हुए होंगे। उसके बाद भी आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।